हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस पे। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल पे इंटरनेशनल कोर्स का नई शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि हमारे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको इंटरनेशनल रिलेशन समझने में बहुत दिक्कत होगी। इवन दोस्तों, स्टार्टिंग दौर में अगर बताऊं तो मुझे भी इंटरनेशनल रिलेशन समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो दोस्तों, आज इस कोर्स की शुरुआत करने का मेन जो हमारा मोटिव है ना, कि हम कहां से शुरुआत करें, किस तरीके से हम शुरुआत करें कि हम एक इंटरनेशनल की समझ में, एक अंतरराष्ट्रीय की समझ के दृष्टिकोण में किस तरीके से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जा पाएं। तो आज से हमारे इस कोर्स का शुरुआत करने का जो मेन मोटिव है ना, ये यही है कि हम जो पेपर्स वगैरह में निकलता है, जो आए दिन हम न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में, करंट अफेयर्स में जो हम डिस्कस करते हैं ना कि अलायंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, अलायंस क्या होता है, नेटो क्या है, या वार्शा पैक्ट क्या है, या ट्रीटीज क्या है। मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमको पहले उसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। तो इस कोर्स का बेसिकली शुरुआत करने का जो मेन मोटिव है ना, वो यही है कि पहले हम एक बेहतर फाउंडेशन बेस तैयार करेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का फाउंडेशन कोर्स है। ये आज लेक्चर 1 है दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं अपने इस धमाकेदार सेशन की। लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। आज दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो हमारा यहां पे लेक्चर होगा ना दोस्तों, दी कोल्ड वॉर पे होगा। कोल्ड वॉर बेसिकली क्या है दोस्तों, कि आप देखोगे कि 1945 के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होती गई। वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब समझने की कोशिश करिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ दोस्तों, तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से आप इस चीज को समझो कि जो दो मेजर पावर्स हुआ करती थी, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। यूएसएसआर को बेसिकली लीड जो है वो रशिया करता था, और यूएस जो था वो लीड जो होती थी, जो उसके अगल बगल के जो अलायंसेस होते थे वो किस तरीके से अपनी आइडियोलॉजी पे हावी थे। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं आपको एक बैकग्राउंड के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं कि कोल्ड वॉर का मतलब यह है कि शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब कि किसी भी लड़ाई का वो कंक्लूजन न निकला हो कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। दोनों ही ताकतवर हैं, दोनों ही देश समझ ताकतवर हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक आप देखोगे दोस्तों कि दोनों इतना ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, न्यूक्लियर वॉर के बाद इतना ज्यादा मतलब कह सकते हो खाली हो चुके थे कि दोनों ने धीरे धीरे एक छोटा मोटा नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर दिया। नेगोशिएशन इन द सेंस समझने की कोशिश करो दोस्तों, कि उस कंटेक्स्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि ना तुम जीते ना मैं जीता, दोनों ही ताकतवर हो, लेकिन हाँ, अपने आप को एक बेहतर सुरक्षित वे में लाने के लिए या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने के लिए हमको कुछ हद तक अपने आप को रोकथाम करना पड़ेगा। तो यही मतलब है कोल्ड वॉर का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कोल्ड वॉर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कंटेंट को देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी किताब का जो कंटेंट होता है ना, अगर आपने उसको बेहतर से समझ लिया ना, तो समझ लीजिए 5-10% तो आपका काम वही हो गया। देखिए दोस्तों, इसके ओवरव्यू को सबसे पहले समझेंगे। ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉलिटिक्स अपने आप चेंज होती गई। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पे है जो सेकंड हम समझेंगे, सेकंड टॉपिक को इसी टॉपिक के सब टॉपिक में जो समझेंगे, व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बेसिकली क्या है, रिफर टू द कंपटीशन, द टेंशंस एंड अ सीरीज ऑफ कंपटीशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। तो वही वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से सोवियत यूनियन में और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टसल, जो ठनी ठना, जो टेंशंस क्रिएट हो रही थी ना, उसी के बीच का जो कंपटीशन है वही कोल्ड वॉर है। इसको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों द एमर्जेंस ऑफ टू ब्लॉक्स। एमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से जब दो टेंशंस क्रिएट हुई, टेंशंस क्रिएट होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन बना, तो किस तरीके से आप देखोगे कि अलायंसेस बनने लगे। अलायंसेस मतलब समझने की कोशिश करिए दोस्तों, अलायंसेस के कंटेक्स्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो अलायंसेस का मतलब बेसिकली ये है कि किस तरीके से आप देखोगे कि वेस्ट यूरोप और ईस्ट यूरोप बट गया। ईस्ट यूरोप वो सोवियत यूनियन की तरफ चला गया, और जो वेस्ट यूरोप था वो यूएस की तरफ चला गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पे चैलेंजेस ऑफ बाइपोलरिटी, चैलेंज ऑफ बाइपोलरिटी को आप देखोगे दोस्तों कि जब विश्व दो विभाग में बढ़ चुका था, दो गुट में बढ़ चुका था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में, तो किस तरीके से इन दोनों बाइपोलरिटी को चैलेंज करते हुए एक इंटरनेशनल मूवमेंट अपने आप उभरा। उस इंटरनेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे जिसकी आइडियोलॉजी जो थी वो दोनों पॉलिटिकल सिस्टम से या दोनों की इंटरेस्ट से काफी अलग थी।
तो उसको देखेंगे। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे दोस्तों द न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर। द न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत हम देखेंगे कि वो देश जब 1947 में अपना भारत देश आजाद हुआ, या जो ब्रिटेन की कभी कॉलोनी हुआ करता था, जब उसने इंडिपेंडेंस पाया, तो किस तरीके से आप देखोगे कि उसने अपने आप को संरक्षण में लिए कि दोबारा वो ब्रिटिश का कॉलोनी बन जाए। मतलब समझने की कोशिश करिए, ना वो यूएसएसआर का पार्ट बना, ना सोवियत यूनियन का पार्ट बना, या यूएस का पार्ट बना। किस तरीके से वो अपने आप को अपलिफ्ट करे, अपलिफ्ट करने के साथ साथ दोबारा वो कॉलोनीज में ना आए। यही कारण था कि उसने अपने आप को एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक और ऑर्डर में बांटा, जिसके तहत क्या हुआ कि वो अपने आप को सोशल अपलिफ्टमेंट देने की कोशिश कर रहा था। और देखिए जो लास्ट में यहां पे टॉपिक होगा दोस्तों, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से जब 1947 में देश अपना आजाद हुआ, जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, जब ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया को दी गई, जब इंडिया आजाद हो गया, तो किस तरीके से हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने किस तरीके से कोल्ड वॉर के दौरान आप देखोगे यूएस और यूएसएसआर का न पार्ट होके अपने आप को किस तरीके से एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कह सकते हो कि अलग तरीके से एक एक्टिवेशन प्रोसेस लाया। एक्टिवेशन प्रोसेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हम विश्व के इंटरनेशनल अफेयर्स में कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे। हस्तक्षेप मतलब समझने की कोशिश करिए कि ना हम यूएसएसए की तरफ, ना हम यूएस की तरफ थे, ना हम यूएसएसआर की तरफ थे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हद तक इंडिया नेगोशिएशंस कराने की कोशिश किया करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये कंटेंट था इस टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आधी बात आप लोग यही समझ गए होंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं ओवरव्यू में। जिस तरीके से अब सबसे पहले हम ओवरव्यू को देखेंगे। ओवरव्यू के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको शुरुआत नहीं बता दे रहा हूं कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज यूजुअली सीन एज द बिगिनिंग ऑफ कंटेम्परेरी एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब आप देखोगे कि शीत युद्ध के खत्म होने के बाद किस तरीके से विश्व की राजनीति में एक अलग तरह का ढांचा डेवलप हुआ। अलग तरह का ढांचा इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। इस इमेज को देखना दोस्तों, यहां पे ये जो इमेज है, ये आप देखिए दो आपको यहां पे फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो फ्लैग है ये सोवियत यूनियन का है, और ये जो फ्लैग है ये यूएस का है। मतलब समझने की कोशिश करना दोस्तों कि कोल्ड वॉर के बाद आप देखेगा कि विश्व किस तरीके से दो पक्ष में बंट चुका था। दो पक्ष में बंटने के बाद किस तरीके से दोनों के बीच की जो टसल थी, जो टेंशन थी ना, दोनों की आइडियोलॉजी अलग हुआ करती थी। आइडियोलॉजी के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि दोनों की इकोनॉमिक की जो सोच थी ना, एक कैपिटलिज्म को, यूएस कैपिटलिज्म को सहारा दे, मतलब प्रवोक करता था, प्रमोट करता था, और दूसरा जो यूएस हुआ, जो यूएसएसआर, जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, ये सोशलिज्म को बढ़ावा दिया करते थे। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट बाद में इंडिया भी अपना लेकर आया। तो आप देखोगे कि किस तरीके से शीत युद्ध के बाद वर्ल्ड की पॉलिटिक्स दो भाग में बंट गई, एक संघवाद और दूसरा पूंजीवाद। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक इंसिडेंस होता है, एक इंसिडेंस को समझिए पहले, उसके बाद आगे की कहानी को चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देखोगे कि जो शीत युद्ध हुआ 1945 के बाद, जब शीत युद्ध हुआ, मतलब समझने की कोशिश करिए। अब आगे की कहानी एक एक करके देखिए दोस्तों डिस्कस करूंगा कि कहां से शीत युद्ध का वर्ड उत्पन्न हुआ, मतलब डेवलप हुआ। वो आगे की कहानी अभी बाद में देखेंगे, पहले आप इस चीज को समझिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है ना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, देखिए होता क्या है दोस्तों, शीत युद्ध के बाद, कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि जब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स दो भाग में बढ़ चुकी थी, एक यूएसएसआर और एक यूएस, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था वो बेसिकली क्या कहता है कि वो 1961 में एक क्यूबा एक जगह है, तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली क्यूबा जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, वो उस पे यूएसए जो है अटैक कर देता है। अटैक इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, उस समय के जो क्यूबा के जो प्रेसिडेंट रहते हैं ना, फिडेल कास्ट्रो, उसको वो ओवरथ्रो करता है, और ओवरथ्रो करने के बाद वहां पे क्या करता है, अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हद तक उसको अगल बगल की टेरिटोरियल थ्रेट बनी रहती है सोवियत यूनियन की वजह से। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि उस टाइम जो सोवियत यूनियन के जो लीडर रहते हैं या जो प्रेसिडेंट रहते हैं, निकिता कोर्शेव जो रहते हैं, देखिए दोस्तों माफी चाहता हूं प्रोनाउंसिएशन अगर मुझसे गलत हो रहा हो, तो जो उस टाइम के जो लीडर रहते हैं ना, कोर्शेव, वो क्या करते हैं कि क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। रशियन बेस इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि देखिए दोस्तों दोनों ही लोग अपने ही दबदबा के लिए जी रहे थे उस टाइम। तो होता क्या था दोस्तों कि ये अगल बगल अलायंस बनाते थे। अगल बगल अलायंस इसलिए बनाते थे ताकि ये अगल बगल जैसे जैसे इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ करता था, तो ये धरा जो इनकी एनिमी हुआ करती थी ना, जो जिन एनिमियों से जिनको इनको थ्रेट महसूस होता था, ये उनके खिलाफ बेस कैंप बना दिया करते थे।
तो क्यूबा जो था वो कभी उसी चीज से ग्रसित हुआ, ग्रसित इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब कोर्शेव जो सोवियत यूनियन के लीडर हुआ करते थे तो उन्होंने क्या किया कि क्यूबा को पूरा रशियन मिसाइल बेस बना दिया और इसकी जानकारी अमेरिकन को पता चल गई। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि उस टाइम जो यूएस के प्रेसिडेंट्स हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, और उनके एडवाइजर ने उन्होंने क्या कहा कि टू डू एनीथिंग दैट माइट लेड टू फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज बट दे आर डिटरमाइंड टू गेट द क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड द न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द क्यूबा। तो होता क्या है दोस्तों कि जॉन एफ कैनेडी जो रहते हैं, जॉन एफ कैनेडी बेसिकली क्या था, उस टाइम जो यूएस के प्रेसिडेंट्स रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, उनके और उनके जो एडवाइजर रहते हैं, सलाहकार रहते हैं, वो कहते हैं कि आपको अपनी, कह सकते हो कि सेफगार्ड करने के लिए, अपने पॉलिटिक्स को सेफगार्ड करने के लिए, इवन मतलब दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, आपको ये दोनों कंट्रीज मतलब यूएसएसआर जो अपनी ये मनमानी दिखा रहा है, जिन्होंने क्यूबा को ये रशियन मिसाइल बेस बनाया, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। तो नतीजा क्या होता है कि दोनों ही जो मुल्क रहते हैं, यूएस और यूएसएसआर, ये बेसिकली क्या होता है कि अपने फुल फ्लेज लड़ाई के मूड में आ जाते हैं। लेकिन बाद में आप देखोगे दोस्तों कि ये जो खुर्शीफ रहते हैं ना, खुर्शीफ जो बेसिकली रहते हैं, ये करते क्या है कि क्यूबा से अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को रिमूव कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या होता है कि वर्ल्ड में जो टेंशन क्रिएट चली आ रही थी ना न्यूक्लियर वॉर की, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, तो वही वाली बात है दोस्तों कि द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद आप देखोगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो किस तरीके से यूएस और यूएसएसआर जब उभरे, दो ही दादा हुआ करते थे वर्ल्ड में, तो दोनों ही अपने आप से न्यूक्लियर ताकत से मजबूत हुआ करते थे। तो न्यूक्लियर ताकत से मजबूत होने के बावजूद भी आप देखोगे कि 1961 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, उसके बावजूद भी रशिया भी सक्षम था और यूएस भी सक्षम था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे रशिया के लीडर ने न्यूक्लियर वेपन्स को, जो रशियन बेस बनाया था क्यूबा में, वो वापस ले लिया। तो जो वॉर था वो हट गया। तो यही कारण है कि इसको कोल्ड वॉर कहा जाने लगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे क्या कॉन्फ्लिक्ट था उसको समझिए। यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था ना, वो यूएस था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था, और जो सोवियत यूनियन था वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। यूएस जो था वो वेस्ट से अलायंस बनाने लगा और सोवियत यूनियन था वो ईस्टर्न से अलायंस बनाने लगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दूसरा टॉपिक हम सब टॉपिक समझेंगे अपने कोल्ड वॉर के टॉपिक का। सब टॉपिक है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर। अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में यहां पे बातें लिखी हैं। आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि 1945 के विश्व युद्ध के बाद आप देखोगे कि किस तरीके से दो फोर्सेस थी, एक एलाइड फोर्सेस, एक एक्सिस फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस बेसिकली क्या था दोस्तों कि उनको लीड करने वाला यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस हुआ करता था। लेकिन आप देखोगे कि जो एक्सिस फोर्सेस था, इसको जो लीड कर रहा था वो जर्मनी, इटली, जापान, ये तीन कंट्रीज हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अगर इतिहास के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इसी टाइम था कि आजाद हिंद फौज ने अपना एक, कह सकते हो कि दबदबा बनाया। कहीं ना कहीं हद तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के साथ मदद लेना चाहते थे लड़ाई छेड़ने के लिए, लेकिन बाद में जब जर्मनी के इरादे उनको समझ में आ गए कि जर्मनी रशिया से इन्वेड करना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो उस टाइम क्या था कि इस फुल फ्लेज वॉर के चलते जर्मनी को उन्होंने, नेताजी ने बहुत समझाया कि ये काम मत करो, लेकिन हिटलर ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ कि जर्मनी की कई सारी टेरिटरी बाद में चली जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे दूसरी बात लिखी है कि स्प्रेड आउट टू द रीजन आउटसाइड द यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, नाउ म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखोगे कि 1945 के बाद जब विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये जो दो हुआ करते थे यूएस और यूएसएसआर, इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अपना एक एक्सपेंशन क्रिएट होने लगा। एक्सपेंशन क्रिएट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि धीरे धीरे जब यूरोप का एक्सपेंशन होने लगा, जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा, तो ये धीरे धीरे अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन तक अपना ये हावी दिखाने लगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक बात यहां पे लिखी है, ऑलरेडी नो। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जापान पहले से ही पता था कि 1945 में, आपने देखा ना कि किस तरीके से जापान हार गया था। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह में, कि किस तरीके से जापान जो था 1945 में देखेंगे कि उसने सरेंडर कर दिया। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह बात अमेरिका को पहले से ही पता थी कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि
यूएस ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, उन्होंने वॉर को खत्म करने के लिए कह सकते हो अपनी हेजमनी, अपनी दादागिरी को दिखाते हुए उन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब छोड़े। वो जो 2 एटॉमिक बॉम्ब थे ना, वो जापान की 2 सिटी पे छोड़े गए थे, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। ये दोनों जो छोड़े गए वो अगस्त 1945 में छोड़े गए। और उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि यूएस को पहले से ही पता था, ऑलरेडी नो। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द सोवियत यूनियन फॉर मेकिंग द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एल्सवेयर एंड टू शो द मॉस्को दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज द सुप्रीम। तो बेसिकली क्या था दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया ना कि कहीं ना कहीं हद तक यूएस को पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया। अब इस न्यूक्लियर अटैक के कंटेक्स्ट में आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं यूएस का ये जो एक्शन था ना, ये कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो सोवियत यूनियन उस टाइम पे मिलिट्री और पॉलिटिकल गेम्स एशिया के साथ कर रहा था, तो आप देखोगे क्यों, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप किसी, कह सकते हो कि स्टार्टिंग में तो आप देखोगे कि 2 फोर्सेस बटी थी, एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस। आप देखिए दोस्तों, जब एलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस बटी थी, तो एलाइड फोर्सेस क्या था कि ये सुप्रीमेसी यूएस और यूएसएसआर की साथ, सोवियत यूनियन की साथ लीड हो रही थी। लेकिन उस टाइम तो दादा 2 ही लोग हुआ करते थे। तो अब जब 2 दादा एक साथ रहेंगे, एक ही घर के नीचे दादा रहेंगे, तो या तो मैं बड़ा या तो तुम बड़ा, तो वही वाली कहानी हो जाएगी। अब सोवियत यूनियन अपने पैर पसार रहा था, पॉलिटिकल गेम्स किए जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हद तक आप देखोगे कि उसकी सुप्रीमेसी को कम करने के लिए भी ये न्यूक्लियर अटैक कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि किया गया था। इन द इवेंट ऑफ द न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड्स विल बी सो बैडली हार्म्ड दैट विल बी इंपॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर साइड एज द विनर। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि इस न्यूक्लियर वॉर के तहत दोनों ही देश में, दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो मतलब ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीता कौन हारा। इवन आप देखोगे दोस्तों कि द 2 सुपर पावर्स एंड द कंट्रीज इन द राइवल ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज द रैशनल एंड द रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि इस रेवली ब्लॉक्स में, आप रेवली ब्लॉक्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो सुपर पावर्स हुआ करती थी, ये क्या करेंगी कि कंट्रीज में जो रेबेली मतलब ब्लॉक्स बटेंगे ना, और जो ब्लॉक्स बटने लगेंगे उनको ये कह सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में लीड करने लगेगी। लीड मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो छोटी छोटी टेरिटरीज होंगी, छोटी छोटी टेरिटरीज जब उभर के आएंगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब डीकॉलोनाइज होंगी, जब अपना एक इंडिपेंडेंस पाएंगी, तो जो ये दोनों न्यूक्लियर वॉर करने में सक्षम देश हैं, तो ये दोनों उनको लीड करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि 1945 के बाद ही किस तरीके से अपने अपने पर्सनल सेफगार्ड इंटरेस्ट के लिए धीरे धीरे टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक छोटा सा वर्ड लिखा है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा दोस्तों, ये एनसीईआरटी का ही कॉपी किया हुआ है। यहां पे देखिए दोस्तों, लिखा है दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ द डिटरेंस, बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट द अटैक्स एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इंटीमेट वॉर। मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, एक वर्ड होता है डिटरेंस। डिटरेंस का लॉजिक क्या होता है कि दोनों तरफ से, मतलब समझिए कि दोनों दादा की तरफ से 2 दादा है, अगर एक घर में 2 दादा है तो दोनों के अंदर ये कैपेसिटी है रिटेलिएट करने की या डिस्ट्रक्शन करने की, लेकिन रिटेलिएट और कैपेसिटी के बाद भी ये सक्षम नहीं है कि ये लड़ाई को लड़ पाए। मतलब समझिए कि बचाव करने भी सक्षम है और आक्रमण करने में भी सक्षम है, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो खर्च चाहिए ना, वो करने में ये अभी सक्षम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिटरेंस का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक छोटी सी इमेज है, इस इमेज को समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां पे देखिए दोस्तों, लिखा है कि यूएस ऑन हिरोशिमा द बॉम्ब वाज कॉन्डम्ड द लिटिल बॉय एंड नागासाकी कोड नेम वाज द फैट मैन। तो मतलब समझने की कोशिश करिए, जो यूएस ने जापान की सिटीज पे बॉम्ब मारा था ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, हिरोशिमा को जो बॉम्ब फेंका गया उसका नाम दिया गया लिटिल बॉय, और नागासाकी का जो बॉम्ब फेंका गया उसका नाम दिया गया फैट मैन। अब देखिए दोस्तों, in the other words, these bombs were 1,000 times more destructive the bombs used in Hiroshima and नागासाकी। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये जो बॉम्ब छोड़े गए थे ना दोस्तों, ये नॉर्मल बॉम्ब के मुकाबले कई गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुआ करते थे। क्या मतलब थे, देखिए दोस्तों, इनकी जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकली थी ना, ऐसा माना जाता है कि कई सालों तक न्यूक्लियर रेडिएशंस के चलते कि जेनेटिक डिफॉर्मिटीज आ गई थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि एक न्यूक्लियर वॉर कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे हम अपने तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तीसरे सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे पहले इस मैप को समझने की कोशिश करना दोस्तों, उसके बाद ये ऊपर की लाइन को पढ़ना, या मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। ये मैप आप जो देख रहे हो दोस्तों, यहां पे आप देखिए दोस्तों कि 3 चीज में वर्ड बटा है, एक येलो, एक रेड, एक ग्रीन, एक मतलब 3 है, एक येलो, एक रेड, एक ग्रीन। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके पहले इस मैप को होलिस्टिक डिटेल समझिए।
अब आपकी स्क्रीन पे दोस्तों एक स्टार का सिंबल आ रहा होगा, ये किसका सिंबल है? इसको कहते हैं दोस्तों नेटो। नेटो बेसिकली क्या है? यूएस का हुआ करता था। अब उसके बाद ये जो आप रेड सिंबल देख रहे हो ना दोस्तों, ये हुआ करता था यूएसएसआर। ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में ये दो ग्रुप थे, मेजर ग्रुप, जिनको आप दादा कह सकते हो, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। और ये जो तीसरा था, थर्ड ग्रुप, ये बेसिकली क्या था? ये दोनों से कोई मतलब अपना नहीं रख रहा था। आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से ये दोनों कंट्रीज, जो यूएसएसआर है, बेसिकली सोवियत यूनियन है, किस तरीके से इनके छोटे छोटे बॉर्डर्स हैं। आप देखिए छोटे छोटे बॉर्डर्स के तहत क्या है कि ये आप यहां पे भी देख रहे हो, ये छोटे छोटे बॉर्डर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको ये जो टेरिटोरियल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके आसपास के एरिया। तो बेसिकली क्या था दोस्तों, इन्हीं को अलायंस कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को समझ लेना। ये आपका जो है ये नेटो है, ये यूएसएसआर है। अब देखिए दोस्तों, द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज्ड टू लिंक द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पस। तो वही वाली बात है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे ना, ये देखिए जैसे ये छोटे छोटे आपको टेरिटोरियल्स दिखाई दिए कर रहे हैं ना, ये आसपास क्या करते थे दोस्तों कि अपने, कह सकते हो कि सेफ्टी को सेफगार्ड करने के लिए, ये क्या करते थे, सेफ्टी को मतलब कह सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए ये क्या करते थे कि अलायंस बना लेते थे। बदले में क्या मिलता था? इनको प्रोटेक्शंस मिलते थे, वेपन्स मिलते थे, इकोनॉमिक एड मिलता था लोकल राइवल्स की तरह। इवन आप देखोगे कि कह सकते हो कि एक अच्छा खासा इनका जो इंटरेस्ट हुआ करता था ना, वो अलायंसेस के साथ पूरा हो जाता था। प्रोटेक्शन मिल जाता था, वेपन्स मिल जाता था, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था। इवन आप देखोगे दोस्तों कि मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न ग्रुप साइडेड बाय द यूएस एंड द ईस्टर्न ग्रुप जॉइंड द सोवियत कैंप। मतलब ये पार्ट आपका ईस्टर्न ग्रुप है और ये पार्ट आपका वेस्टर्न ग्रुप है। तो यही कारण है कि जो यहां पे जुड़े उनको वेस्टर्न अलायंस बोलने लगे, और जो इनको जोड़ने लगे, जो इनसे सहमति करने लगे अपनी, मतलब कह सकते हो कि मेल जोल बढ़ाने लगे। मेल जोल अलायंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेल जोल बढ़ाना। तो ये ईस्टर्न अलायंस हो गया, ये वेस्टर्न अलायंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है आपके फ्रंट स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो विच केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द अप्रैल 1949। आप देखोगे दोस्तों कि 1949 में नेटो का गठन हुआ। ये बेसिकली क्या था दोस्तों, उस टाइम 12 स्टेट्स का एसोसिएशन होता था, मतलब 12 स्टेट्स ने मिलकर नेटो को बनाया। ईस्टर्न अलायंस जो हुआ करता था वो उस टाइम जो था वर्षा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। वर्षा पैक्ट के नाम से आज भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, वर्षा पैक्ट को बेसिकली ईस्टर्न अलायंस को लीड करने वाला कौन था? ये सोवियत यूनियन था। आप देखोगे दोस्तों कि 1949 के बाद, नेटो के बनने के बाद 1955 में सोवियत यूनियन में भी अपने आप को अलग कर लिया। अपने आसपास को, नेटो को काउंटर करने के लिए, नेटो की जो फोर्सेस थी जो यूरोप में हावी हो रही थी, उनको काउंटर करने के लिए इस वर्षा पैक्ट ने अगल बगल के अपने अलायंस बनाने लगे। अब देखिए दोस्तों, यूरोप बिकम द मेन एरेना ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपर पावर्स। मतलब आप देखोगे कि यूरोप किस तरीके से ये दोनों सुपर पावर्स के लिए एक मैदान का अड्डा बन चुका था। अड्डा इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि सोवियत इंटरवेंशंस इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड एन एग्जांपल। द सोवियत यूनियन यूज्ड इट इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप backed by very large presence of its armies in the countries of region to ensure the eastern half of the Europe remain with the sphere of influence। मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो सोवियत का जो इंटरफेरेंस हुआ करता था ना, वो ईस्ट यूरोप में हुआ करता था। इवन आप देखोगे कि समझने की कोशिश करिए कि जब इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू किया ना, जब इनके अलायंसेस बनते चले गए, तो इसी अलायंसेस के बनने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या है कि अलायंसेस जब बने तो उस टाइम जो यूरोप की जो पॉलिटिकल स्फीयर कंडीशन हुआ करती थी ना, वो कहीं ना कहीं हद तक ये दोनों सुपर पावर्स के साथ इंफ्लुएंस में आने लगी। इंफ्लुएंस आने के समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि मान के चलिए अगर आपके घर में आपके मदर हैं, फादर हैं, आप 2-3 भाई रहते हो। आप समझने की कोशिश करिए कि चलती आपके पापा की होगी, भाई वो अर्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर चलाने वाले वही हैं। बेशक आपकी मम्मी भी मेहनत करती होंगी, हाउस वाइफ है, इस चीज को हम भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक यहां पे मनी फैक्टर है। तो सबसे ज्यादा चलने वाली किसकी होगी? आपके फादर की होगी। तो वही वाली बात है, जब आपके फादर कमा के ला रहे हैं, आपके घर में रोटी आ रही है, इवन आपको एजुकेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उस मिलने के साथ साथ इसका कारण क्या हुआ? आपके फादर इसमें एक लीडर हैं। तो वही तरीके से जब सोवियत यूनियन, आप देखिए सोवियत यूनियन क्या, आप मान के चलिए वेस्टर्न अलायंस ने भी, यूएस ने भी यही किया कि किस तरीके से जब इनके अलायंस बनने लगे थे ना, पॉलिटिकल स्फीयर में किस तरीके से इनका दबदबा बनने लगा। इवन देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा है, Soviet Union and the Communist China responded by having close relations with the regional countries such as North Vietnam, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। मतलब आप देखेंगे दोस्तों कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि सोवियत यूनियन जो रहता है, जो कम्युनिस्ट चाइना भी कम्युनिस्ट भाव से ही चलती है, जो सोवियत यूनियन रहता है वो कम्युनिस्ट चाइना के साथ किस तरीके से आपने स्टार्टिंग में क्लोज रिलेशंस बनाता है। क्लोज रिलेशंस बेसिकली क्या है? क्लोज रिलेशंस बनाने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि जो नॉर्थ कोरिया और जो इराक वाला रीजन है, ये नॉर्थ वियतनाम वाला जो रीजन है ना, इनके साथ भी काफी हद तक मतलब कह सकते हो क्लोज अलायंस बनते हैं, एक अच्छा रिलेशंस क्रिएट होता है। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इस कार्टून को समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, ये एक जेंट्स बैठा हुआ है कार्टून में, पॉलिटिकल स्प्रिंग एक कार्टून है कि किस तरीके से आप देखोगे दोस्तों
कि होता क्या है, स्टार्टिंग में यूएसएस मतलब सोवियत यूनियन के साथ आप देखोगे कि चाइना रहता है। सोवियत यूनियन के साथ जब चाइना रहता है तो होता क्या है दोस्तों कि कभी एक टाइम ऐसा आ जाता है कि 1950 के बाद देखोगे कि होता क्या है कि 1950 तक आप देखोगे कि चाइना और यूएसएसआर की बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, लेकिन आप देखोगे बाद में 1969 में कैसे दोनों के बीच में थोड़ा सा टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट होने के बाद आप देखोगे कि ये जो चाइना रहता है ना, किस तरीके से आप ये देख रहे हो, आपके कार्टून पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये एक लेडी को चूम रहा है, तो ये चाइना जो है वो यूएस की तरफ ओवरटर्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पे आपके स्क्रीन पे एक बात लिखी होगी, मतलब एक इमेज आ रही होगी, यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है येट द स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल। अब देखिए दोस्तों बात यहां पे ये है, ये सवाल यहां पे ये उठता है कि जब ये दोनों, अब देखिए दोस्तों सवाल यहां पे ये है कि जब ये दोनों स्टेट्स इतने पावरफुल हुआ करते थे यूएस और यूएसएसआर, तो ये छोटे मोटे स्टेट्सों के साथ अलायंस बनाने की इनको क्या जरूरत पड़ती थी। इतना याद रखना दोस्तों, हर देश की अपनी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर होती है, हर देश का अपना एक मतलब कह सकते हो कि वैल्यू होती है। वैल्यू इन द सेंस समझने की कोशिश करो दोस्तों कि जो ये अगल बगल अलायंसेस बनाते थे ना, ये क्यों बनाते थे, इसलिए बनाते थे ताकि अगल बगल अलायंसेस बनाने के साथ ये जो छोटे मोटे स्टेट्स है ना, ये इनको वाइटल रिसोर्स देंगे। वाइटल रिसोर्स इन द सेंस समझने की कोशिश करो जैसे कि ऑयल्स, मिनरल्स, इवन आप देखोगे दोस्तों कि ये कह सकते हो कि एक तरीके का स्पाई का काम करते थे। स्पाई का इन द सेंस समझने की कोशिश करो दोस्तों कि जैसे डिटेक्टिव का रोल करते थे, जैसे ये यूएस के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर क्या खतरा मंडरा रहा है, तो धीरे धीरे जितना इनका एक्सपेंशन होगा ना दोस्तों, वो ये सपोर्ट करते थे, छोटे छोटे अलायंसेस बनाते थे, ये खुद उनकी देखभाल करते थे और इंफॉर्मेशन देते थे। इवन आप देखोगे दोस्तों कि जब कोई वॉर छिड़ जाती थी ना, तो ये क्या करते थे, छोटे छोटे अलायंस, जैसे कि मैंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को डिस्कस नहीं किया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में मैंने किस तरीके से बताया कि रशिया ने उसको क्या कहा था 1961 में, आप देखोगे किस तरीके से उसको एक रशियन बेस्ड मिसाइल कैंप बना दिया था क्यूबा को। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि ये अपने वेपन्स और ट्रूप्स को वहां पे डिप्लॉय करते थे जब इनको जरूरत पड़ती थी। इवन आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या था कि जब ये छोटे मोटे एलायंस बनाते थे ना, तो एलायंस बनाने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि इनको क्या था कि मिलिट्री एक्सपेंसेस में भी हेल्प मिलती थी। मिलिट्री एक्सपेंसेस में हेल्प इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, सब्सिडरी अलायंस का मतलब समझते हो ना दोस्तों। तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था दोस्तों कि आपको जरूरत पड़ने पे हम प्रोटेक्शन में ब्रिटिश क्या होते थे, वो आर्मी दिया करते थे। तो वही होता क्या था दोस्तों, जब सब्सिडरी अलायंस हुआ करता था ना, तो इकोनॉमिक सपोर्ट तो मिलता ही था, आर्थिक सपोर्ट तो हमें मिलता ही था, इनको मिलता ही था। साथ साथ होता क्या था दोस्तों कि इनको अपने मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस हुआ करते थे ना, जो मिलिट्री का जो खर्च हुआ करता था, भाई लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो तोप बारूद, गोला बारूद चाहिए ना, तो गोला बारूद का जो खर्च हुआ करता था ना, वो धीरे धीरे इसी इकोनॉमिक सपोर्ट छोटे छोटे अलायंसेस से मिलकर हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की लाइन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस मैप को समझने की कोशिश करना। अब देखिए दोस्तों यहां पे टेरिटोरी के कंटेक्स्ट में यहां पे मैप है, इस मैप में क्या है दोस्तों, यहां पे देखिए दोस्तों किस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे यूएसएसआर दिख रहा है और सामने आप देखोगे कि ये येलो येलो जो है ये यूएस है। मतलब इसको आप समझने की कोशिश करिए, वर्सा पैक्ट है और ये नेटो है, और ये अदर ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है ये अदर कम्युनिस्ट नेशन है। अदर कम्युनिस्ट नेशन किस तरीके से आप देखोगे दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे आपको ये जो अगल बगल की कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं ना, किस तरीके से ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, इवन आप देखोगे कि किस तरीके से आपको ये यूएस का नेटो के जो मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों करंट टाइम में आप रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को समझते होंगे ना दोस्तों, तो इसी टेरिटोरियल एक्सपेंस के कंटेक्स्ट में अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे मान के समझने की कोशिश करिए, जैसे ये यूएसएसआर है, यूएसएसआर इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक है, उसके अगल बगल की जो कंट्रीज हुआ करती थी ना, जैसे मान के चलिए पोलैंड, रोमानिया, इनको क्या किया, इन्होंने अपने सेफगार्ड को बचाने के लिए इनके साथ अलायंस बनाए। अब अलायंस बनाते थे तो होता क्या था कि इनके सामने जो फ्रंट लाइन पे जो इनके लिए खतरा होगी, वो क्या करते कि यहां पे अपने मिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते थे जरूरत पड़ने पे। तो होता क्या था दोस्तों कि दोनों के बीच में फुल फ्लेज वॉर किस लिए होता था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन को लेकर। कभी नाटो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता, कभी यूएसएसआर बढ़ने की कोशिश करने लगता। तो ये जो मैप है ना दोस्तों, जो आपको ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये नेटो के मेंबर्स हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड, ये वर्सा पैक्ट्स के मेंबर हैं। वर्सा पैक्ट्स बेसिकली क्या, सोवियत यूनियन के मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि कोल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि कई सारे शूटिंग वॉर्स क्रिएट हो गए। शूटिंग वॉर्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों, होता क्या था कि कभी कभी जब तक समझने की कोशिश करिए, कहानी कब की है, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, द टू सुपर पावर्स वर पोस्ट फॉर द डायरेक्ट कन्फर्नेशंस इन कोरिया
1950 to 1953, Berlin 1958 to 1962 and Congo, the early 1960s and several other places। तो आप देखोगे कि किस तरीके से सुपर पावर जो हुआ करती थी यूएस और यूएसएसआर, इनके बीच में क्या हुआ कि एक कन्फ्रंटेशंस होने लगा। कन्फ्रंटेशंस में क्या होने लगा कि कोरिया और बर्लिन, कॉन्गो, ये तीनों के तहत इवन कई भी ऐसे प्लेसेस होने लगे कि इनकी कह सकते हो एक्सपेंशन को लेके, एक्सपेंशन इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। अब देखिए दोस्तों, घर में दो दादा हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर दोनों अपनी अपनी चलाने लगोगे तो कहीं ना कहीं हद तक तो विवाद क्रिएट हो ही जाएगा। तो होता क्या था दोस्तों कि कभी कभी ये दोनों कंट्रीज के विवाद को सल्टाने के लिए या सुलझाने के लिए और भी ऐसे ग्रुप्स हुआ करते थे, ये कोल्ड वॉर के कॉन्फ्लिक्ट को, मतलब रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट को मतलब हटाने लगे, अवॉइड करने लगे। जैसे कि इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, 2 ब्लॉक्स के अलावा भी कई ब्लॉक में जैसे कि एक आपको अभी मिलेगा नैम, नॉन अलाइंग मूवमेंट। नॉन अलाइंग मूवमेंट में बेसिकली क्या था दोस्तों कि वो कंट्रीज हो गई जो अभी 1947 के बाद आप देखोगे कि आजादी पाई, जो ब्रिटिश की कभी कॉलोनी हुआ करता था, बाद में डीकॉलोनाइज हुआ, वो आजादी पाई। तो उन्होंने दोबारा कभी कॉलोनाइज ना हो, दोबारा कभी ब्रिटिश के पास कॉलोनाइज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने पर्सनल सेफगार्ड को प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ दोनों के अलायंस को नहीं माना, ना ईस्टर्न अलायंस ना वेस्टर्न अलायंस, इवन उसमें से एक अपना इंडिया भी था, तो वो अपना एक अलग दल बनाने लगा। तो यही क्या करते थे, कभी कभी ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में कन्फ्रंटेशंस जो होने लगती थी ना, मतलब जो विवाद होने लगता था ना, तो उसके बीच में नेगोशिएशंस कराने की कोशिश करते थे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक बात लिखी है, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, कि in time therefore the US and USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of the nuclear and नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। नॉन न्यूक्लियर वेपन्स इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि एक टाइम ऐसा आता है कि यूएस और यूएसएसआर ये कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमारे बीच कितनी भी जंग छिड़ेगी या कितनी भी कहासुनी हो जाएगी, हम बात बात पे जो न्यूक्लियर अटैक्स या नॉन न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, कि जो हमारे उनके बीच थ्रेड बना है। देखिए दोस्तों, गुस्सा में अगर मान के चलिए कोई भी दोनों देश में से एक न्यूक्लियर वॉर का अटैक कर भी देता तो उसके अगल बगल के जो टेरिटरीज थे उनको तो थ्रेट पहुंच जाती ना। तो इसी के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहां पे होता क्या है कि अस्टेबल बैलेंस ऑफ द वेपन दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन्ड थ्रू द आर्म्स कंट्रोल। तो बाद में आप देखोगे कि दोनों की पावर को बैलेंस करने के लिए आर्म्स कंट्रोल ये करते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि दोनों सोवियत यूनियन और यूएस क्या होता है कि बाद में दोनों तरफ से होता क्या है कि एक साइन करते हैं। साइन के तहत आप देखोगे मतलब एक एग्रीमेंट कई दशक के बाद 1960 के भीतर, मतलब बाद देखोगे होता क्या है 1960 जब नाटो बन जाता है, उसके बाद वर्षा पैक्ट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है दोनों के बीच में ट्रीटी साइन होती है लगभग एक दशक के बाद। तो उस एक दशक के बाद देखिए दोस्तों, वो सारी ट्रीटीज का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये ट्रीटीज आज आप करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़ते होंगे। अब देखिए दोस्तों, देयर वर द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी तो बेसिकली अक्सर दोस्तों करंट अफेयर्स में बना ही रहता है। तो आपने इससे क्या देखा, तीन चीज ऐसी है। अब मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों, ये जो कोर्स होगा ना वो बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया ना, वो बैकग्राउंड आप अपने करंट अफेयर से रिलेट करोगे। अब करंट अफेयर से रिलेट करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका आगे का पार्ट जल्दी आएगा दोस्तों। अगर मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।